हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो राजस्थान सेट एग्जाम या फिर आप बात कर लीजिए राजस्थान टीचिंग एसोसिएट एग्जाम के पीवाई की सीरीज मैं करा रहा हूं आपको, जिसमें राजस्थान सेट 2013 के पीवाई क्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स को डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है इसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं, स्पेशली लेक्चरर कैडर या फिर सेट के एग्जाम के प्रोफेसर वाले एग्जाम, इनमें क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के आते हैं। तो आप किसी भी स्टेट से प्रिपरेशन कर रहे हो, अदरवाइज या नेट गेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो राजस्थान वाले क्वेश्चन जरूर करना आप, क्योंकि यहाँ पर लेवल ऑफ डिफिकल्टी ठीक ठाक होता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बेहतर मिलेंगे, उनसे कॉन्सेप्ट भी आपके बहुत अच्छे क्लियर होंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो को सिर्फ देख लेते हैं, बहुत ज्यादा परसेंटेज जो होती है वो व्यूअर्स की होती है, पर जो सब्सक्रिप्शन परसेंटेज है वो बहुत कम होती है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें बोला गया है द डिस्पर्शन रिलेशन फॉर अ वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक क्रिस्टल विद लैटिस। डिस्पर्शन रिलेशन हमें गिवन है उसका, है ना। तो जो डिस्पर्शन रिलेशन है वो गिवन है ओमेगा से। ओमेगा इक्वल्स टू ए साइन के ए बाई टू। ए कांस्टेंट है, ग्रुप वेलोसिटी एट बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ब्रिलियंस जोन के ऊपर बताना है। तो फर्स्ट ब्रिलियंस जोन की यहां पर बात हो रही है, फर्स्ट ब्रिलियंस जोन, फर्स्ट बीजेड। तो फर्स्ट ब्रिलियंस जोन के लिए जो बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री फर्स्ट ब्रिलियंस जोन के लिए जो बाउंड्री होती है वो होती है माइनस पाई अपॉन ए से लेकर, और कहां तक जाती है, वो जाती है के पाई अपॉन ए तक। और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो प्लस का होता है। तो फॉर दिस यहां पर जो मॉड लिखा हुआ है ना, मॉड, तो मॉड जब ओपन करेंगे तो प्लस ही वैल्यू आएगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो साइन है वो प्लस का होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे ए साइन और के ए अपॉन टू, ए साइन के ए अपॉन टू। अब हमें यहां पर बोला गया है कि क्या निकालना है, ग्रुप वेलोसिटी निकालने हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वीजी, वीजी इक्वल्स टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी के। तो कुछ नहीं करना, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन करना मेरे हिसाब से आता होगा, और अगर वहां डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत है तो फिर तो ये पूरा सवाल ही गड़बड़ हो जाएगा आपसे। तो यहां बन जाएगा कॉस के अपॉन टू। अब आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है के की। तो व्हेन के इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई अपॉन ए, जब के की वैल्यू प्लस माइनस पाई अपॉन ए रखोगे तो वीजी जो बन जाएगा वो जीरो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस पाई बाई टू बन जाएगा, और कॉस पाई बाई टू बन जाएगा तो ग्रुप वेलोसिटी क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। तो यहाँ से आप ये डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हो कि फर्स्ट ब्रिलियन जोन के जो बाउंड्रीज है उसके ऊपर ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद भी रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है द टाइट बाइंडिंग एनर्जी डिस्पर्शन ई के रिलेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे की बात चल रही है यहाँ पर, ऑफ एटम्स हैविंग लेटिस कांस्टेंट ए एंड टोटल लेंथ एल। ई की वैल्यू है ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस बीटा माइनस टू गामा कॉस के। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बतानी है वन डायमेंशनल के लिए, डेंसिटी ऑफ स्टेट बतानी है किसके लिए, वन डायमेंशन के लिए। तो फॉर डेंसिटी ऑफ स्टेट, तो वन डायमेंशन के लिए बात कर रहा हूं। तो वन डायमेंशन के अंदर जो डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला होता है जीई, वो फॉर्मूला होता है टू एल अपॉन टू पाई, और यहां पर आ गया डीई अपॉन डी के। अब ये जो टू है, ये टू किसके लिए, स्पिन जनरेसी के लिए। तो टू ये है फॉर स्पिन डी जनरेसी, फॉर स्पिन डी जनरेसी, ठीक है। ये जो टू है स्पिन डी जनरेसी के लिए। अगर यहाँ टू नहीं लगाया तो तुम्हारा आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आपको वैल्यू निकालनी है डी अपॉन डी के की, ठीक है। आपको वैल्यू किसके निकालनी है, डी अपॉन डी, ये डी के अपॉन डी है, सॉरी, यहां ये करो इसको डी के अपॉन डी, डी के अपॉन डी। तो आपको वैल्यू निकालनी है डी के अपॉन डी, तो पहले इसको डी अपॉन डी के निकाल लो। तो डी अपॉन डी के, तो डी अपॉन डी के जब आप निकालोगे तो ये तो हो गया जीरो, और ये भी हो गया जीरो, माइनस यहां पर बनेगा टू गामा के, और कॉस का होता है साइन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहां आ जाएगा टू साइन, और ये हो जाएगा के। तो यहां से डी अपॉन डी के की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी, टू गामा के साइन के, ये वैल्यू हो जाएगी। और हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है किसकी, हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है डी के अपॉन डी की। तो डी के अपॉन डी जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू गामा के और साइन के ए, ये वैल्यू आ जाएगी।
ये वैल्यू को इस फॉर्मूला में रख देंगे तो जीई डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा एल अपॉन पाई, और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 2 गामा के और साइन के। तो ओवरऑल अगर आंसर देखूं तो एल अपॉन ये आ जाएगा 2 पाई गामा के और साइन के। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा बी। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट, द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ एफसीसी। एफसीसी के लिए प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर दिए गए। हमें बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल फॉर रेसिप्रोकल लैटिस। तो एफसीसी का जो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम ऑफ एफसीसी, तो एफसीसी का जो वॉल्यूम होता है वी इक्वल्स टू होता है ए क्यू अपॉन 4। अब रेसिप्रोकल लैटिस की बात चल रही है, तो रेसिप्रोकल लैटिस के लिए प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम हमें निकालना है। प्रिमिटिव सेल वॉल्यूम रेसिप्रोकल लैटिस के लिए, तो ये हो गया वी स्टार, और ये होता है 2 पाई क्यूब अपॉन वी। 2 पाई क्यूब अपॉन वी की वैल्यू कितनी है? ए क्यूब अपॉन 4, तो यहां से हो जाएगा 8 पाई क्यूब, और अपॉन ये हो जाएगा ए क्यूब अपॉन 4। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 तो ये आ गया, और यहां से ये बन जाएगा 2 पाई अपॉन ए, और इस पूरे को आप क्यूब में रख दो, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2 पाई अपॉन ए, और उसका पूरे का क्यूब। तो ए आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इनवर्स सस्पेक्टेबिलिटी 1 upon chi as a function of temperature T for a material undergoing paramagnetic to ferromagnetic transition is given in the figure। यहां पर पैरामैग्नेटिक से फेरोमैग्नेटिक में जा रहा है, तो फेरोमैग्नेटिक के लिए हमारे पास जो काई का रिलेशन होता है, जो क्यूरी वाइज लॉ होता है, तो यहां से क्यूरी वाइज लॉ इसको अगर मैं लिखूं तो काई की जो वैल्यू है C अपॉन टी माइनस थीटा, और इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी माइनस थीटा अपॉन सी। फर्दर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा टी अपॉन सी और माइनस थीटा अपॉन सी। इसको हम कंपेयर कर लें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो m की जो वैल्यू है वो हो गई 1 अपॉन सी, और यहां से जो c है कांस्टेंट, उस कांस्टेंट की वैल्यू बन जाएगी, ये कांस्टेंट है तो इसको मैं मान लो b लिख लेता हूं क्योंकि यहां पर ऑलरेडी c लिखा हुआ है। तो कांस्टेंट b जो है उसकी वैल्यू हो गई माइनस थीटा अपॉन सी। अब यहां पर जब t की वैल्यू 0 है तो हमें 1 अपॉन काई की वैल्यू गिवन है, तो व्हेन t इक्वल्स टू 0, तो 1 अपॉन काई जो है उसकी वैल्यू है -2 इंटू 10 पावर -4। तो ये वैल्यू को मैं यहां रखूंगा, तो ये बनेगा -2 इंटू 10 पावर 4 इक्वल्स टू, टी की वैल्यू 0 हो गई, ये हो गया माइनस थीटा अपॉन सी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अब यहां पर हमें थीटा जो है, थीटा टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 600। तो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 600 केल्विन, तो थीटा की वैल्यू 600 केल्विन डालें तो 2 इंटू 10 पावर 4, और ये आ जाएगा 600 अपॉन सी। तो यहां से c की वैल्यू कितनी बनेगी? ये बनेगा 3, तो ये बनेगा 3 इंटू 10 पावर -2, तो c की वैल्यू बन जाएगी 3 इंटू 10 पावर -2। तो ऑप्शन फर्स्ट गलत हो गया, ऑप्शन फोर्थ गलत हो गया, सेकंड या थर्ड में से आंसर है। फिर आपको निकालना है लैम्बडा, तो लैम्बडा कैसे निकालोगे? लैम्बडा थीटा इक्वल्स टू सी लैम्बडा होता है, थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? सी लैम्बडा के इक्वल होता है। तो यहां से लैम्बडा निकालना है, लैम्बडा इक्वल्स टू आ जाएगा थीटा अपॉन सी। थीटा की वैल्यू कितनी है? 600 है, और सी की वैल्यू आपने निकाली है कितना है? 3 इंटू 10 पावर -2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर 4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? लैम्बडा की। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हैज बीसीसी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है? बीसीसी। यूनिट सेल 0.5 nm, यानी कि जो लेटेस्ट पैरामीटर है उसकी वैल्यू दे रखी है 0.5 nm। तो 0.5 nm जो है उसको मैं आर्मस्ट्रॉन्ग में चेंज कर लूं तो 5 इंटू 10 पावर -10 हो गया ये मीटर में। हॉल कोफिशिएंट बताना है, तो हॉल कोफिशिएंट का फॉर्मूला है R इक्वल्स टू 1 अपॉन NE। तो हमें निकालना पड़ेगा n जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन्स पर सेल,
अपॉन सेल वॉल्यूम, अपॉन सेल वॉल्यूम। तो सेल वॉल्यूम जो होगा बीसीसी के लिए, सेल वॉल्यूम, तो सेल वॉल्यूम बराबर होगा ए क्यूब, यानी कि 5 × 10⁻⁻10 का क्यूब आप कर दोगे तो ये बन जाएगा 125 और 10⁻−30। ये तो हो गया सेल वॉल्यूम। और बीसीसी है तो बीसीसी के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स पर सेल है, इलेक्ट्रॉन्स पर सेल, बीसीसी के लिए इलेक्ट्रॉन्स पर सेल हो गए 2। तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे एन की, तो एन आ जाएगा 2 अपॉन, ये आ जाएगा 125 × 10⁻−30। तो इसको आप लिख सकते हो 200 × 10⁻28 अपॉन 125। तो ये 8 और 5, तो ये हो गया, यहां से बनेगा 5 और 1 30, 1.6 × 10 ये आ जाएगा प्लस का 28। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है आर एच, तो आर एच जो है वो किसके बराबर होगा, 1/n ही। तो 1/n, n की वैल्यू 1.6 × 10⁻28 और e 1.6 × 10⁻−19। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.39 × 10⁻−9 मीटर क्यूब पर कूलम। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, फॉर अ स्क्वायर लैटिस लेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट द कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियन जोन, और उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ द साइड फेस ऑफ द जोन। पहला तो है फ्री इलेक्ट्रॉन एट कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियन जोन, एक तो है कहां पर, कॉर्नर पर, कॉर्नर, और एक हमें दिया हुआ है मिड पॉइंट ऑफ द साइड फेस। मिड पॉइंट ऑफ द साइड फेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो जो है वो कितने हो जाएंगे, मिड पॉइंट ऑफ साइड फेस के कोऑर्डिनेट्स π/a, और इसी तरह से जो कॉर्नर के निकालेंगे तो कॉर्नर के हो जाएंगे π/a और π/a, दो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो मैं लिख लेता हूं। तो एनर्जी होती है h² k² अपॉन 2m, ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो फॉर फर्स्ट ब्रिलियन जोन, फर्स्ट ब्रिलियन जोन, इसके लिए हमारे पास जो लिमिट्स है वो होती है के एक्स इक्वल्स टू ±π/a, और के वाई जो है इसकी वैल्यू भी होती है ±π/a। और यहां पर बनता है स्क्वायर, स्क्वायर बनता है तो जो हमारे पास कॉर्नर है, कॉर्नर, कॉर्नर के ऊपर कोऑर्डिनेट आएंगे π/a और π/a। एक कोऑर्डिनेट पकड़ लो कोई भी, π/a और π/a कॉर्नर के लिए। तो कॉर्नर के लिए k की वैल्यू आएगी, वो के स्क्वायर की वैल्यू एक बार के एक्स का स्क्वायर और प्लस के वाई का स्क्वायर, ये करना है। तो ये हो जाएगा π/a² प्लस π/a²। तो यहां से जो के स्क्वायर है वो बन जाएगा 2π/a²। ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, के स्क्वायर की। तो ये के स्क्वायर की वैल्यू यहां डाल दूंगा मैं। तो यहां से E1 हमारे पास आ जाएगा, और E1 आ जाएगा 2h² π² अपॉन 2ma²। ये तो आ गया E1। अब दूसरा मैं बोला है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के लिए, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो बनेगा π/a, 0। तो यहां से k² हो जाएगा π²/a²। तो जो E2 है, E2 की वैल्यू हो जाएगी h² अपॉन 2m, और ये हो जाएगा π²/a²। तो हमें निकालना है E1/E2। तो E1/E2 निकालोगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा, यहां से 2 से 2 कट जाएगा और ये वाला 2 पर पहुंच जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि E1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2E2। तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2E2, जो कि ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द वेल नोन रिजल्ट ऑफ केपी मॉडल, क्रॉनिंग-पेनिंग मॉडल। अल्फा इज अज्यूम टू बी क्वाइट स्मॉल, द एनर्जी एट लोएस्ट बैंड k इक्वल्स टू 0। k इक्वल्स टू 0 पर एनर्जी हमें बतानी है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में k की वैल्यू 0 डाल दो। तो यहां पर k की वैल्यू 0 करोगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी p sin अल्फा a अपॉन अल्फा a प्लस कॉस अल्फा a और इक्वल्स टू ये 1, है ना। इक्वल्स टू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। अब अल्फा की वैल्यू स्मॉल है तो हम यहां पर स्मॉल एंगल एक्सपेंशन यूज करेंगे। तो यूज स्मॉल एंगल एक्सपेंशन, तो स्मॉल एंगल एक्सपेंशन हम यूज करेंगे, यानी कि x जो है
वो किसके बराबर है, अल्फा ए, और उसकी वैल्यू लेस देन क्या है, 1 है। यहाँ साइन एक्स अपॉन एक्स होता, तो अल्फा ए लेस देन 1। तो साइन एक्स जो है उसका एक्सपेंशन क्या होता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6, स्मॉल एक्सपेंशन है, लेस देन 1 है, तो दो ही वैल्यू लिए। तो साइन एक्स अपॉन एक्स जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6, ये तो हो गई साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू। और इसी तरह से कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो P ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6, और फिर यहाँ पर कॉस अल्फा अपॉन है तो कॉस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया 1। इसको एक्सपेंड करो तो ये बनेगा P माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। तो 1 से 1 कट जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास 0। तो जो पी एक्स स्क्वायर अपॉन 6 है, क्योंकि x ऑलरेडी लेस देन 1 है, तो ये वाला जो टर्म है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट कर देंगे तो p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 किसके बराबर हो गया, 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, 2p बन जाएगी, और x जो है हमने अल्फा a ले रखा है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू 2p। तो अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी या अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2p अपॉन a स्क्वायर। कितनी आ जाएगी, 2p अपॉन a स्क्वायर। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच स्क्वायर, एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 2m। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे तो एच कट स्क्वायर ये 2p अपॉन ये हो जाएगा 2ma स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो e की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी p एच कट स्क्वायर अपॉन ma स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, in n-type semiconductor the Fermi level is 0.3 electron volt below the conduction band H at temperature of 300 Kelvin. If the temperature is increased to 360 Kelvin, the new position of the Fermi level is, देखो फॉर्मूला हमारे पास होता है ES माइनस EF इक्वल्स टू KT इक्वल्स टू EC माइनस EF, सॉरी ये होता है EC माइनस EF इक्वल्स टू KT ln NC अपॉन ND, जहां NC होता है इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट, कॉन्सेंट्रेशन या डेंसिटी ऑफ स्टेट हो गया, और ND हो गया जो डोनर कॉन्सेंट्रेशन है वो हो गया। ND जो हो गया वो क्या हो गया, डोनर कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो NC है उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और डोनर आयोनाइजेशन जो है वो क्या होगा, वो चेंज होगा। और डोनर आयोनाइजेशन में चेंज। उसके अलावा इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो चेंजेस। तो इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेशन है ये भी क्या होगी, चेंज होगी। अब यहां से पता क्या पड़ रहा है, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 360 केल्विन द न्यू पोजीशन ऑफ द फर्मी लेवल इज, तो ये टेम्परेचर बढ़ा है, एनसी बढ़ गया। अब एनडी की वैल्यू का तो कुछ पता ही नहीं है, तो यहां पर मोर इंफॉर्मेशन इज नीडेड, तो आंसर आएगा मोर इंफॉर्मेशन इज नीडेड। नेक्स्ट, कॉपर हैज मास डेंसिटी, कॉपर की मास डेंसिटी दी हुई है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दी हुई है, फर्मी वेलोसिटी बतानी है। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, n कितना होगा, रो एन ए अपॉन और ये होगा m। तो मास डेंसिटी है 8.95, इसकी यूनिट पकड़ के चलना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और Na अवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 पावर कितना हो गया 23, और जो मास हो गया मास वो कितना है, कॉपर के लिए मास जो होता है वो 63.5 होता है, तो ये हो गया 63.5, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो यहां से n को जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 8.49 इंटू 10 पावर 22, और ये पर सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास नंबर्स हो जाएंगे, है ना, नंबर पर सेंटीमीटर क्यूब या पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो kf होता है, kf उसकी वैल्यू होती है 3 पाई स्क्वायर n और पावर 1/3।
तो यहाँ n की वैल्यू डाल के हमें kf की वैल्यू निकालनी, तो ये kf की वैल्यू जो आएगी ये आएगी कितनी 1.36, ये आएगी 1.36, ये मैंने करा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इंटू 10⁻8। फर्मी वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है kf h अपॉन m। तो यहां वैल्यू डालनी, kf की वैल्यू निकाल ली आपने 1.36 इंटू 10⁻8, h की वैल्यू आपको रखनी है और यहां पर m की वैल्यू रखनी है, मास की। तो आंसर जो आएगा तुम्हारे पास वो आएगा 1.566, ये आंसर आ जाएगा, ये निकाल लेना भाई, सॉल्व कर लेना इसको। नेक्स्ट, स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 8.1। तो स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि ES, उसकी वैल्यू दी हुई है 8.1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू दी हुई है 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, n², यानी कि ये हो जाएगा 1.33 का स्क्वायर। 1.33 का स्क्वायर हो जाएगा 1.77। तो जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा, तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, वो 8.1 माइनस 1.77 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.33। तो हमें पूछा है कि परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ आयोनिक पोलराइजेबिलिटी। अब देखो पहले मैं पोलराइजेबिलिटी बता देता हूं। तो अल्फा जो है वो बराबर होता है अल्फा ई प्लस अल्फा आई आयोनिक प्लस अल्फा ओ। तो अल्फा ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, अल्फा आई का मतलब होता है आयोनिक, और अल्फा ओ का मतलब होता है ओरिएंटेशनल। ये होता है ओरिएंटेशनल। तो ओरिएंटेशनल को तो लगभग 0 मान लो, इलेक्ट्रॉनिक आपके पास है, ये अल्फा स्टैटिक आपको दे रखा है कितना 8.1, और ये आपने निकाल लिया 1.77। तो यहां से अल्फा ई निकाला है आपने, तो ये वैल्यू आपने अल्फा ई की निकाली। आपको निकालना है परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। तो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, अल्फा ई अपॉन अल्फा एस इंटू 100। तो अल्फा आई जो है वो कितना निकाल लिया आपने 6.33, इसको डिवाइड कर दो किससे, अल्फा एस से, तो वो आ गया 8.1 और इनटू कितना हो जाएगा 100। तो हमारे पास नियर अबाउट आंसर आ जाएगा कितना 80%। हालांकि आंसर आएगा 78%, पर नियर अबाउट में कितना आ जाएगा 80%। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स देयर एग्जिस्ट अ बोस कंडेंसेट ऑफ बोसोन्स। व्हाट डज दिस मीन, कि उसके नीचे कुछ मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स है वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं। तो सही आंसर हमारे पास आएगा सेकंड। नेक्स्ट, which of the following curve is characteristic of the specific heat CV of a metal such as lead, tin or aluminium in the temperature region where it becomes superconducting। देखो जब TC के अबाउट टेम्परेचर होता है, T ग्रेटर देन TC होता है, एक होता है T लेस इक्वल्स टू TC और एक होता है T लेस देन TC। तो इस केस में जो स्पेसिफिक हीट है वो वेरी करती है स्मूथली। तो स्पेसिफिक हीट C, यहां पर क्या होगा, स्पेसिफिक हीट वेरीज स्मूथली। इस केस में जो स्पेसिफिक हीट है स्मूथली वेरी करेगी, स्मूथली है ये, स्मूथली। यहां पर क्या होगा, यहां पर सडन चेंज होगा, सडन चेंज यानी कि यहां पर डिसकंटिन्यूटी आएगी, डिसकंटिन्यूटी। और यहां पर क्या होगा, यहां पर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिक्रीज तो पहला तो है नहीं, दूसरा है नहीं, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। यहां पर सडन चेंज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ और फिर वापस से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, द NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर्स। तो NaCl में जो अरेंजमेंट होता है, FCC अरेंजमेंट होता है Cl माइनस आयंस का। तो FCC अरेंजमेंट ऑफ Cl माइनस आयंस, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और नियरेस्ट नाइबर में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नियरेस्ट नाइबर जो होंगे उसमें कौन आ जाएंगे, Na+ आ जाएंगे, और वो कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 12। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 and 12। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है CV V λ/3।
जो v है वो वेलोसिटी हो गई, फर्मी वेलोसिटी, लैम्डा मीन फ्री पाथ, cv जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट हो गई। पहला स्टेटमेंट दिया हाई टेम्परेचर पे जो k है वो कांस्टेंट रहेगा, तो एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर चेक करोगे तो हाई टेम्परेचर पर cv प्रोपोर्शनल होता है t के और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है t के। तो k जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैम्डा इंटू 1/t, यानी कि ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो पहला जो है वो सही लिखा हुआ है, ट्रू। दूसरा चेक करो लो टेम्परेचर पर, तो एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के ऊपर चेक करेंगे तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन फोटोन स्कैटरिंग है वो डिक्रीज होगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन फोटोन स्कैटरिंग, इलेक्ट्रॉन फोटोन स्कैटरिंग ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ये डिक्रीज होगी तो लैम्डा प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/t² के और cv प्रोपोर्शनल होगा t के। तो यहां से k प्रोपोर्शनल हो जाएगा t और ये मल्टीप्लाई बाय 1/t², तो k प्रोपोर्शनल हो गया 1/t के, जो कि सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, वेरी लो टेम्परेचर, तो एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, तो वेरी लो टेम्परेचर पर k जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, cv के, और cv प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो हमारे पास जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। तो यानी कि जो चारों के चारों स्टेटमेंट है वो सही लिखे हुए हैं, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा फोर्थ। आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट अबाउट कूपर पेयर इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट कूपर पेयर के लिए ट्रू नहीं है। पहला है कूपर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ऑपोजिट स्पिन्स, बिल्कुल सही है, दोनों की स्पिन ऑपोजिट होती है और ऑपोजिट मोमेंटम और ग्राउंड स्टेट, सही है। कूपर पेयर इज फॉर्म ड्यू टू फोनोन मीडिएटेड अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन, बिल्कुल सही लिखा है। द साइज ऑफ कूपर पेयर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द मीन फ्री पाथ ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। साइज ऑफ कूपर पेयर ये ऑलवेज लेस देन तो नहीं होगा, ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फोर्थ है द सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंगल कोहेरेंट माइक्रोस्कोपिक वेव फंक्शन, तो ये सही है। हमें बोला है कौन सा गलत है, तो तीसरा वाला गलत हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यूजिंग द डेटा गिवन द फॉलोइंग टेबल डिटरमाइन द आइसोटोपिक इफेक्ट। तो हमारे पास आइसोटोपिक इफेक्ट का फॉर्मूला होता है एम अल्फा इक्वल्स टू कांस्टेंट, दोनों साइड लॉग लेंगे तो यहां बनेगा ln TC अल्फा ln m इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डिफरेंशिएट जब हम करेंगे, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा अल्फा इक्वल्स टू माइनस डेल ln TC और डेल ln और ये हो जाएगा m, डेल m हो जाएगा। अब हम कौन सा लेंगे, फर्स्ट और थर्ड लेंगे, फर्स्ट और थर्ड। तो डेल्टा ln TC, TC निकालोगे तो 1.4173 में से आप माइनस कर दोगे 1.4257, तो ये बनेगा माइनस 0.0084, और फिर आप निकालोगे डेल्टा ln m, तो 5.3181 में से आप माइनस कर दोगे 5.2933, तो यहां से हमारे पास बन जाएगा 0.02818। तो यहां से हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी, तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 0.0084 अपॉन ये हो जाएगा 0.0248, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.34। आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.34, नियर अबाउट कितना आ जाएगा, 0.35। नेक्स्ट है Which of the following statement is incorrect with respect to the lattice specific heat of solid? कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा है ये पूछा है। इन आइंस्टीन मॉडल द कंट्रीब्यूशन टू द लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट ड्यू टू जीरो पॉइंट एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी की चेक करें तो जीरो पॉइंट एनर्जी पे कितना हो गया 3/2 NH कट ओमेगा, तो CV कितना होता है, ये होता है DE अपॉन DT, तो DE अपॉन DT यहाँ T का टर्म है नहीं तो ये जीरो आएगा। तो पहला वाला जो है वो क्या लिखा हुआ है, इनकरेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर तो फाइनाइट है जबकि ये कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो पहला वाला इनकरेक्ट हो गया।
दूसरा है अकॉर्डिंग टू डेबाई लॉ द लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट वेरीज एज टी क्यूब, सही लिखा हुआ है। तीसरा है बोथ द आइंस्टीन एंड डेबाई मॉडल अप्रोचेस द डुलोंग पैटी लिमिट एट हाई टेम्परेचर, सही लिखा हुआ है ना। तीसरा है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मॉडल एट लो टेम्परेचर द लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट, ये भी सही लिखा हुआ है। तो हमें गलत पिक करना है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।